एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीआईसी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आज के हमारे 30 क्वेश्चन हैं और तो आप लोग वीडियो पर पूरा बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जो हमारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ये सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना तैयारी करेंगे। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि डेली यहाँ वीडियोज़ अपलोड होती हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अपना आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकी सामाजिक तत्वों की व्याख्या की है? समाजशास्त्र में किसने व्याधिकी सामाजिक तत्वों की व्याख्या की है? सीमेल, दुर्खीम, कौंत, वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खीम। देखिए, दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के 2 प्रकार बताए थे। पहला इन्होंने बताया था कि सामान्य तथ्य, दूसरा बताया था व्याधिकी तथ्य। इन्होंने कहा जो सामान्य सामाजिक तथ्य होते हैं वो तथ्य होते हैं जो सामाजिक जीवन को संगठित करते हैं, लेकिन जो व्याधिकी सामाजिक तथ्य होता है ये क्या होता है, इसमें सामाजिक जीवन को विघटित करने वाले तथ्य आते हैं। तो इन्होंने 2 प्रकारों का तथ्य का वर्गीकरण किया था दुर्खीम ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? स्पेंसर, दुर्खीम, आगस्त कौंत, वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खीम। तो देखिए, सामूहिक प्रतिनिधान होता क्या है? सामूहिक प्रतिनिधान वो होता है जो समाज द्वारा मान्य विचार और धारणाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, जो प्रतीक होते हैं, ये सब क्या होते हैं? इन्हें सामूहिक प्रतिनिधान बोला जाता है। यानी जो सामूहिक रूप से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हें समाज के जो सदस्य होते हैं इन्हें मतलब आदर की दृष्टि से देखते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है? वो सामाजिक अंतरक्रियाओं के दौरान होता है या व्यक्तिगत चेतना के पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप होता है। देखिए, सामाजिक प्रतीकों के रूप में ये विकसित होते हैं। ये प्रतीक जो होते हैं ये समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा मान्य होते हैं। इसी कारण सामाजिक जीवन के मतलब जितने भी पक्ष हैं सभी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और सामूहिक रूप से जो चीज़ें प्रतिनिधित्व करती हैं उसको दुर्खीम ने क्या कहा? सामूहिक प्रतिनिधित्व कहा। कुल मिलाकर के सामूहिक प्रतिनिधान उसको बोलते हैं जो समाज द्वारा सर्वमान्य होती हैं, यानी किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होती हैं, जिसको समाज में सभी व्यक्तियों ने मान्यता दी हुई होगी, वही चीज़ें सामूहिक प्रतिनिधित्व कहलाती हैं। और उसी को दुर्खीम ने क्या बोला? सोशल फैक्ट बोला था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है? यानी व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है, ये किसने कहा था? जे बर्नार्ड, के मार्क्स, C.W. मिल्स, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। देखिए, वेबर ने कहा कि वर्ग का आधार यह है कि किसी व्यक्ति की सेवा की बाजार में क्या कीमत है। यानी व्यक्ति की योग्यता एवं शिक्षा इस बात का निर्धारण करती है कि उस व्यक्ति की सेवा की खुले बाजार में क्या कीमत है। और वेबर ने बाजार की इस बात मतलब इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का वर्ग होता है यानी जो उसका क्लास होता है वो निर्धारण कौन करता है? उसकी स्थिति, उसकी बाजार की स्थिति निर्धारण करती है, यानी मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, यही चीज़ उसका स्टेटस निर्धारण करती है, उसका क्लास निर्धारण करती हैं। और मैक्स वेबर ने क्लास, स्टेटस और पावर की बात की थी, तो इन्होंने वर्ग से संबंधित ये अपनी अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया? कार्ल मार्क्स, P.S. सोरोकिन, मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइल दुर्खीम। देखिए, एमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या का अपना सिद्धांत दिया था ली सुसाइड में, यानी द सुसाइड में इनकी पुस्तक जो थी द सुसाइड, उसमें इन्होंने आत्महत्या का अपना सिद्धांत दिया था। और इन्होंने 3 तरह के जो मुख्य इन्होंने आत्महत्याएँ बताई थी, अहमवादी, परार्थवादी और एनॉमी। इन्होंने बताया था कि जो ये आत्महत्या होती है क्यों होती है। इन्होंने इसके लिए व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं माना था, इन्होंने आत्महत्या के लिए समाज को जिम्मेदार माना था। और एक बात आपको बता दूं कि दुर्खीम ने आत्महत्या का अध्ययन नहीं किया था, इन्होंने आत्महत्या की दर का अध्ययन किया था। इन्होंने जो भी अपना स्टडी किया था, फील्ड वर्क किया था कितने देशों में, तो इन्होंने अपना फील्ड वर्क किया था, अध्ययन किया था। तो इन्होंने कहा था कि आत्महत्या जो कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वो अहमवादी हो चाहे परार्थवादी हो, कहीं ना कहीं उसका कारण सोसाइटी होता है और सोसाइटी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न कर देता है कि लोग आत्महत्या करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? मूल्यों का समाजशास्त्र
आंद्रे बेते, आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, ए आर देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर के मुखर्जी। यानी मूल्यों की बात किसने की थी? आर के मुखर्जी ने की थी, राधा कमल मुखर्जी ने। और देखिए जो राधा कमल मुखर्जी थे, इनके नेतृत्व में ही लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत हुई थी 1921 में। और ये वहाँ के प्रोफेसर थे, यानी विभागाध्यक्ष थे। तो इनको इसलिए भी जाना जाता है। और इन्होंने मतलब हायरार्की ऑफ वैल्यू की भी बात की थी। उन्होंने मूल्यों का एक स्तरीकरण बताया था और मूल्यों के समाजशास्त्र पर इन्होंने लेख भी लिखा हुआ था। तो इसलिए इनका जो ये मूल्यों का समाजशास्त्र है, मूल्यों का इनकी जो अवधारणा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अभी हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, मतलब इनके बुक का नाम पूछा हुआ था। मूल्यों के आधार पे इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो 4 बुक का नाम दिया हुआ था, सेम चारों थे, उसमें से इनके बुक का नाम बताना था। द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ इनकी पुस्तक थी उसमें से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई। तो वोट बैंक की बात किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. श्रीनिवास। देखिए एम.एन. श्रीनिवास ने 1955 में अपने शोध पत्र, जो कि जिसका नाम था द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज, इसी में इन्होंने वोट बैंक राजनीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और इन्होंने बताया था कि जो वो होती हैं असमिया लोग होते हैं, असम के लोग होते हैं, कैसे उनके संरक्षक चुनावों में उनको प्रभावित करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि एक संरक्षक उन्हें आर्थिक एवं अन्य लाभ भी देता है। जैसे किसी गाँव में चुनाव हो रहा है तो वहाँ की जो राजनीतिक या फिर जो थोड़ा पावरफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो नीचे कद के लोग हैं उनको क्या करते हैं, कोई ना कोई लोभ देते हैं। और अगर वो लोभ नहीं लेते हैं तो उसको डराते धमकाते हैं, बल के आधार पे उनसे वोट लेते हैं। तो इसी चीज़ को उन्होंने बताया था कि जो नीचे के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एक वोट बैंक की तरह होते हैं, जिसको लोग हमेशा यूज करते हैं। जैसे आज के राजनीति में देखिए जो हमारा कास्ट सिस्टम है, ये भी एक वोट बैंक बन गया है। चाहे फिर वो यादव हो या फिर और भी जो कास्ट हैं, तो कहीं ना कहीं जितने राजनीति में लोग हैं उसको एक वोट बैंक की तरह देखते हैं। जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम लोग हैं, इनको भी एक वोट बैंक बना दिया गया है। इसी आधार पे इन्होंने बताया था कि जो ग्रामीण संरक्षक होते हैं चुनावों के दौरान वोट बैंक मतलब बनाते हैं अपना, और बदले में क्या करते हैं, जो राजनीतिक होते हैं जो उनसे वोट लेते हैं वो उन्हें चावल या फिर जो बसों का लाइसेंस, मेडिकल या तकनीकी कॉलेज में जो भी सीटें होती हैं, मतलब कोई ना कोई लालच देके उनको उनसे जो है वोट लेते हैं और बदले में उनको कोई ना कोई लाभ देते हैं। तो एक तरह का वोट बैंक उन्होंने बना लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में समाजशास्त्र के मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है, यानी मिडिल रेंज थ्योरी? जेसी अलेक्जेंडर, आर के मर्टन, रॉबर्ट बीरेस्ट्रीट, एंथनी गिडेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर के मर्टन। देखिए आर के मर्टन ने मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था, यानी मिडिल रेंज थ्योरी इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो मतलब समाज है इसका अध्ययन ना हम माइक्रो थ्योरी पे कर सकते हैं, ना माइक्रो लेवल पे कर सकते हैं, ना मैक्रो यानी ना वृहद आधार पे कर सकते हैं, ना ही सूक्ष्म पे। हमें इसके एक बीच का रास्ता निकालना होगा और उस बीच के रास्ते को निकाल के उसी पे ही हम समाज का अध्ययन कर सकते हैं। यानी जो देखिए वृहद सिद्धांत जो होता है उसमें क्या होता है कि सोसाइटी ही सब कुछ होता है, सोसाइटी को ही महत्व दिया जाता है और व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। और जो हमारा सूक्ष्म सिद्धांत होता है ये व्यक्ति को महत्व देता है, जैसे प्रकारवाद हो गया, संघर्षवाद हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे ये वृहद सिद्धांत हैं। और जो हमारे प्रतीकात्मक क्रियावादी हो गए, प्रघटना शास्त्र हो गया, और या फिर जो हमारा एथनोमेथोडोलॉजी है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सूक्ष्म सिद्धांत से संबंधित हैं। तो रॉबर्ट मर्टन जो थे इन्होंने कहा कि न सूक्ष्म सिद्धांत न ही वृहद सिद्धांत, बल्कि बीच का एक रास्ता निकाला जाए। इसी को इन्होंने मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत बोला था, मिडिल रेंज थ्योरी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने मिडिल रेंज थ्योरी की अवधारणा दी? ये क्वेश्चन अगेन देखिए हमने मतलब जीआईसी का जो पुराना पेपर है, पुराने जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं। अभी तो इजी ही लग रहे हैं, आगे देखिए आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन मेन जो हमारा है कि बस जीके जीएस जो है हो सकता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अभी उसको हमने नहीं देखा है। बाकी हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो ठीक ही हैं, आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है कि इजी से इजी क्वेश्चन भी गलत हो गया है। तो आप लोग इजी क्वेश्चन को भी हल्के में मत लिया करिए, क्योंकि इसी से कभी कभी गलत हो जाता है। तो इसका भी होगा आर के मर्टन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन
विनिमय सिद्धांत से संबंधित है? जॉर्ज ह्यूमान्स, जॉर्ज एच मीड, जॉर्ज सीमेल, जॉर्ज लुंडबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ह्यूमान्स। सबसे पहले देखिए जो ये विनिमय सिद्धांत है ये क्या होता है। तो देखिए विनिमय सिद्धांत जो होता है ये लाभ पे केंद्रित होता है, यानी इसमें होता है कि अगले पक्ष से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले तभी हम विनिमय करते हैं। मतलब दूसरे पक्ष से ज़्यादा लाभ कमाना है, जो भी आदान प्रदान करेंगे उसमें हमको लाभ होना चाहिए, तभी हम जो है विनिमय करेंगे। तो विनिमय का यही सिद्धांत है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दूसरों को लाभ पहुंचाकर उसके बदले में खुद को लाभ पहुंचाना ही क्या है, विनिमय सिद्धांत का मेन विचार है। और इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि जो मानवीय व्यवहार का निर्धारण होता है वो पुरस्कार एवं लागत के दो मूल तत्वों द्वारा होता है। अर्थात व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से स्वयं को किसी व्यवहार में तब तक लगाए रखता है जब तक उस व्यवहार में लगने वाली लागत से जो मिलने वाला पुरस्कार होता है वो अधिक होता है। भाई किसी काम को हम क्यों करेंगे, किसी के साथ हम क्यों जुड़े रहेंगे, जब जो कोई चीज़ हम कर रहे हैं और उसमें जो हमारी लागत लग रही है, चाहे वो हमारा आर्थिक हो या फिर हमारा खुद का मेहनत हो, तो कहीं ना कहीं इंसान उम्मीद करता है कि अगले से उस लागत से ज़्यादा मुझे फल मिले, उससे ज़्यादा लाभ मिले। तो यही क्या है, यही हमारा विनिमय का सिद्धांत है। और देखिए एक थिंकर विचारक थे मार्शल मॉस, इन्होंने सबसे पहले 1925 में इनका एक लेख था द गिफ्ट, सबसे पहले इन्होंने विनिमय का सिद्धांत जो है शुरू किया हुआ था मार्शल मॉस ने। इन्होंने जनजातीय समाजों में उपहार का जो लेन देन होता है, जो समारोह होते हैं, उसी का विश्लेषण किया और पारस्परिकता का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। ये पूछ सकता है कि मार्शल मॉस जो थे उन्होंने विनिमय का कौन सा सिद्धांत दिया था, तो पारस्परिकता का सिद्धांत दिया था। और इसके अलावा देखिए ट्रोबियन द्वीपवासियों की जो कुला प्रथा है, जिसको मेलिनोवस्की ने बताया हुआ था, उन्होंने भी विनिमय प्रणाली की जो है व्याख्या की थी। उन्होंने बताया था कि अरुंटा की जो ट्रोबियन की जो जनजातियां हैं उनमें कुला विनिमय कैसे होता है। इसके अलावा जो हमारे विनिमय के मुख्य विचारक हैं वो हैं जॉर्ज ह्यूमान्स, पीटर एम ब्लाउ और एक कोई विचारक हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 3 मुख्य हैं। और इसके अलावा सबसे पहले मार्शल मॉस ने दिया हुआ था, लेकिन जो हमारे 3 मेन हैं इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ देखिए याद आ गया, जो तीसरे हमारे जो मुख्य विचारक हैं वो कौन है, माइकल हेचर नाम है उनका। उन्होंने विवेकी सिद्धांत दिया हुआ था। और जो पीटर ब्लाउ थे इन्होंने संरचनात्मक विनिमय का सिद्धांत दिया था। और जो जॉर्ज ह्यूमान्स है इन्होंने विनिमय व्यवहारवाद को विकसित किया था। और जो मार्शल मॉस है इन्होंने पारस्परिकता का विनिमय का सिद्धांत दिया था। तो ये हमारे कुछ विनिमय के सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। और हमारा ये विनिमय वाला सिद्धांत, विनिमय सिद्धांत का ये टॉपिक भी हमारा इसमें जीआईसी में है, तो इसको हमें पढ़ना भी है, तो साथ साथ हम समझते चलते हैं। इसके अलावा देखिए जेम्स फ्रेजर थे, इन्होंने फोकलोर, इनकी एक पुस्तक थी फोकलोर इन द ओल्ड टेस्टामनी, इसमें इन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया की कुछ आदिवासियों के संदर्भ में विनिमय का सिद्धांत अपना दिया था। और इसके अलावा देखिए जो जेम्स फ्रेजर थे इन्होंने विनिमय का आधार क्या माना था, आर्थिक अभिप्रेरणा माना था। और मेलिनोवस्की ने विनिमय का सिद्धांत दिया था और गैर भौतिक आधारों पर, अर्थात मेलिनोवस्की ने जो विनिमय का सिद्धांत दिया था वो सांस्कृतिक आधारों से इन्होंने माना था, क्योंकि ये संस्कृति की बात ज़्यादा करते हैं, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की। तो इनका जो विनिमय का सिद्धांत था वो सांस्कृतिक आधारों से जुड़ा हुआ था। देखिए मार्शल मॉस है, इन्होंने मतलब ये संरचनावाद पे बल देते हैं, पारस्परिकता का सिद्धांत इनका। इसके अलावा देखिए क्लाउड लेवी स्ट्रॉस का भी विनिमय से नाम जुड़ा हुआ है। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने भी विनिमय का सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में। और इसके अलावा दुर्खीम भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इनके सिद्धांत को मतलब संरचनात्मक विनिमय के नाम से जाना जाता है। जो ये एलिमेंट्री ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप है लेवी स्ट्रॉस की बुक, तो इसमें भी इन्होंने विनिमय का सिद्धांत दिया था। लेवी स्ट्रॉस जो थे वो दुर्खीम से प्रभावित थे और इसीलिए जो लेवी स्ट्रॉस की ये सिद्धांत है इसको बोला जाता है संरचनात्मक विनिमयवाद का सिद्धांत। देखिए लेवी स्ट्रॉस जो थे इनका कहना था कि विनिमय व्यवहार में पारस्परिकता होती है, इस पारस्परिकता को बनाए रखने का श्रेय आर्थिक कारकों को न जाकर समाज को जाता है। क्योंकि ये दुर्खेम से प्रभावित थे तो इन्होंने अपने विनिमय के सिद्धांत में किसको महत्व दिया, समाज को महत्व दिया। इन्होंने कहा कि समाज ही नियंत्रण बनाए रखता है, न कि आर्थिक कारक जो होते हैं वो नियंत्रण बनाए रखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का सामाजिकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एस फ्रायर, जी एच मीड, जे पियाजे, एमाइल दुर्खीम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी एच मीड।
देखिए G.H. मीड ने जो ये अवधारणा प्रस्तुत किया था, इसके लिए इन्होंने स्व की उत्पत्ति का सामाजिक अंतःक्रियावादी व्याख्या प्रस्तुत किया था। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के सामाजिकरण में समाज की महत्व भूमिका होती है, और जो बालक होता है या जो बच्चा होता है वो अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही मतलब जानता है, और इसी के द्वारा उसका जो स्व है उसकी उत्पत्ति होती है, और मैं जो होता है उसका व्यक्ति के जैविक पक्ष को अभिव्यक्त करता है, और उसका जो मुझे होता है ये सामाजिक पक्ष को व्यक्त करता है, जिसकी उत्पत्ति दूसरों के द्वारा स्वयं को देखने की होती है। यानी समाज के दूसरे लोग मुझे किस तरीके से देख रहे हैं ये कौन सोचता है, ये मुझे सोचता है। तो क्या होता है, समाज और मैं में अंतःक्रिया होता है, तो मुझे की जो धारणा है वो उत्पन्न होती है, और इसी तरीके से एक जो बालक है उसका विकास होता है। यही मेड ने कहा था अपने सिद्धांत में, और मेड ने मुझे की अवधारणा का प्रयोग सामाजिक स्व के लिए ही किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? एडमंड हुसल, टालकट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडमंड हुसल। देखिए प्रघटना शास्त्र जो है सबसे पहले अगर पूछा जाए प्रवर्तक कौन है तो एडमंड हुसल होंगे। अगर इसने विकसित किसको किया, इस सिद्धांत को विकसित किसने किया, तो वो हमारे हैं अल्फ्रेड सूर्ज। इसके अलावा देखिए जो फिनोमिनोलॉजी है, ये प्रघटना शास्त्र है, इसका सबसे प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले जो इसकी बात की थी वो हीगल की एक पुस्तक थी फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, जो कि 1807 में आई थी। उसमें इसका वर्णन मिलता है। और वो लेकिन जो था हीगल का जो था वो दर्शन शास्त्र की मतलब अवधारणा थी, इसीलिए उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। समाजशास्त्र में जो ये प्रघटना शास्त्र को लाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? अल्फ्रेड सूर्ज को जाता है। और इसके अलावा देखिए जो प्रघटना शास्त्र की अवधारणा है ये मैक्स वेबर की जो वर्स्टेहन की अवधारणा से मिलती जुलती है, और ये जो अवधारणा है ये कर्ता के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाओं के अर्थ को जानने पर बल देती है। और अल्फ्रेड सूर्ज की जो बुक थी फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, इसी में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया हुआ था। और जो सूर्ज थे इनका कहना था कि ज्ञान का जो भंडार होता है वही सर्वोच्च वास्तविकता है। और सूर्ज का ज्ञान का जो भंडार था वो मेड का जो सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा थी वो कहीं ना कहीं एक समान था। और सूर्य ने कहा था कि जीवन जगत की चर्चा, देखिए सूर्य जो थे इन्होंने मुख्य रूप से जीवन जगत की चर्चा नहीं की थी, लेकिन इनका मानना था कि ज्ञान जो होता है एक ये विशाल भंडार होता है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो ज्ञान होता है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है, और एक भंडार की तरफ मतलब उसमें धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अध्ययन से संबंध है? स्पेंसर, अल्फ्रेड सूर्ज, ब्लूमर, गारफिंकल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लूमर। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से कौन संबंधित है? ब्लूमर। ब्लूमर से पहले कौन थे? G.H. मीड। तो G.H. मीड और हर्बर्ट ब्लूमर ये दोनों के दोनों प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित हैं। और ब्लूमर का जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत है ये निर्वचनात्मक से संबंध है, जबकि मीड का जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत है वो आई और मी का उनका जो सिद्धांत था मतलब वो सेल्फ को ज़्यादा महत्व देते हुए, जबकि जो हमारे ब्लूमर है ये निर्वचन को ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी ब्लूमर कहते हैं कि जो स्व होता है और जो समाज होता है इनके बीच जो अंतःक्रिया होती है वो किसके आधार पे होती है? निर्वचन के आधार पे होती है, इंटरप्रिटेशन के आधार पे होती है। तो इस तरह से इनके सिद्धांत में मेन क्या है, प्रतीकों को ज़्यादा ये महत्व देते हैं कि प्रतीकों के माध्यम से ही एक बालक का या एक शिशु का जो है वो सामाजिकरण होता है, और उसमें कहीं ना कहीं समाज के साथ उसकी अंतःक्रिया धीरे धीरे होती है, तभी वो स्व से मुझे के उसमें परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्म को शुद्ध रूप में सामाजिक प्रकृति का कौन मानता है? C.H. कूले, G.H. मीड, जी मर्फी, H.M. जॉनसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, G.H. मीड। इन्होंने आत्म की बात की थी, स्व को इन्होंने कहा था कि जो ये स्व होता है, सेल्फ होता है, ये मतलब एकदम नेचुरल होता है, इसमें कोई मिलावट कोई कुछ नहीं होता है। क्योंकि कोई छोटा बच्चा होता है तो वो सिर्फ स्टार्टिंग में क्या होता है उसे कुछ भी पता नहीं होता है, उसका कोई सामाजिकरण नहीं हुआ रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्व के बारे में सोचता है, तो वो उसका एकदम नेचुरल होता है। तो इसी लिए उन्होंने कहा था G.H. मीड ने कि आत्म जो है, स्व है, जो सेल्फ, वो एकदम शुद्ध रूप से है, यानी एकदम प्राकृतिक रूप से है उसका सेल्फ। और जब ये समाज के संपर्क में आता है तो क्या होता है, जो सेल्फ होता है, स्व होता है, वो मी बन जाता है, मुझे की अवधारणा में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति क्या है?
लिखित अभिलेखों का अध्ययन, आंकड़ों का सांख्यिकी परिवर्तन, आंकड़ों की संकलन की व्यवस्थित विधि, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका। देखिए गारफिंकल का जो सिद्धांत था, इनका जो सिद्धांत था वो अल्फ्रेड सूर्ज का जो प्रघटना शास्त्र है इसी का एक भाग है। यानी इनका जो सिद्धांत था वो क्या था, लोक विधि विज्ञान। तो लोक विधि विज्ञान जो है ये कहीं ना कहीं प्रघटना शास्त्र का ही एक भाग है। इसी से प्रभावित होकर के गारफिंकल ने अपना ये सिद्धांत दिया हुआ था। और देखिए जो डॉक्यूमेंट्री पद्धति है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कार्ल मैनहीम और अल्फ्रेड सूर्ज ने किया था। उसके बाद एथनोमेथोडोलॉजी शब्द के आविष्कारक अमेरिकी समाजशास्त्री हैरोल्ड गारफिंकल द्वारा प्रयोग में लिया गया। यानी इसके बाद जो है इसी से प्रभावित होकर के गारफिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजी का अपना ये जो है कॉन्सेप्ट दिया। और इन्होंने बताया कि यह एक ऐसी विधि है जो दुनिया के बारे में लोगों और समाजशास्त्रियों के बीच समान तर्क का उपयोग करती है। इस विधि का उपयोग लोग अपने सामाजिक संस्कार को समझने की कोशिका में करते हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है, देखिए ये जो हमारा लोक विधि विज्ञान है ये क्या है, ये डे टू डे लाइफ में लोग जो इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, यानी कोई भी घटना हो, व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जिस तरीके से देखता है उसी को क्या कहते हैं, लोक विधि विज्ञान कहते हैं। और इसके अलावा देखिए जो एथनोमेथोडोलॉजी है वो क्या करता है, वो जो मतलब लोग जो हैं वो कोई चीज़ को कैसे करते हैं उस पर फोकस करता है। मतलब कोई क्या कर रहा है इस पर फोकस नहीं करता है लोक विधि विज्ञान। लोग उस चीज़ को किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उस चीज़ पर लोक विधि विज्ञान फोकस करता है। और हमारा जो प्रघटना शास्त्र है ये फोकस करता है कि लोग मतलब किस तरीके से सोचते हैं, ये सोचने पे फोकस करता है। और हमारा जो लोक विधि विज्ञान है ये फोकस करता है लोग किसी चीज़ को कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं उस पर फोकस करता है। यानी कॉमन सेंस नॉलेज जो होता है, कॉमन सेंस मतलब लोग अपने डे टू डे लाइफ में अपने कॉमन सेंस का किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, इसी का अध्ययन कौन करता है, एथनोमेथोडोलॉजी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन उत्तर आधुनिकता के समर्थक हैं, हैबरमास, जे बॉड्रिलार्ड, एंथनी गिडेंस, जेसी अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जे बॉड्रिलार्ड। देखिए उत्तर आधुनिकता जो है इसका समर्थन किया था बॉड्रिलार्ड ने। और इनकी एक दो पुस्तकें भी थी जिसका नाम था कंज्यूमर सोसाइटी। इन्होंने जो उत्तर आधुनिकता के बारे में लिखा हुआ था, मीडिया सोसाइटी, कंज्यूमर सोसाइटी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनकी कुछ पुस्तकें थी। इन्होंने उत्तर आधुनिकता से संबंधित पुस्तकें लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोगों का सूत्र, लोग का सूत्र किसने स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक लिपले। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है, औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता, भौतिकवाद, संस्कृतिकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्यों होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं औद्योगिकरण जब से इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो जो संयुक्त परिवार है वो टूटने लगे हैं। लोग काम करने के लिए अपने घर बार से दूर मतलब शहरों में जाके, औद्योगिकरण जहाँ पे ज़्यादा है जिस शहर में, वहाँ पे जाके मतलब काम करते हैं, फैक्ट्रियों में, कारखानों में। तो उससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली, जो उनके मतलब बीवी बच्चे हैं, उनको भी लेके चले जाते हैं। तो ऐसे करते करते मतलब धीरे धीरे जो संयुक्त परिवार है वो कहीं ना कहीं बिखरता जा रहा है और एकांकी परिवार ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका संयुक्त परिवार के टूटने का कारण क्या है, औद्योगिकरण है। अगला देखिए क्वेश्चन, किसने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, एम.एन. श्रीनिवास, जी.पी. मर्डाक, आई.पी. देसाई, रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी.पी. मर्डाक। जी.पी. मर्डाक ने कहा था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। और जीपी मर्डाक ने अपनी पुस्तक जो कि सोशल स्ट्रक्चर था उसमें इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया था और उसी में इन्होंने बताया था कि परिवार जो है वो एक सार्वभौमिक संस्था है और हर समाज में पाया जाता है। और इन्होंने बताया था कि परिवार जो है ये कोई ना कोई रूप इसका अवश्य होता है, मतलब किसी न किसी रूप में ये हमेशा से पाया जाता है और हर जगह पाया जाता है। तो इसी आधार पर इन्होंने कहा था कि परिवार जो है एक सार्वभौमिक संस्था है। और इसमें क्या होता है, इन्होंने कहा था कि इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों में क्या होता है, स्वीकृत यौन संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि विवाह नातेदारी का स्रोत है, मेलिनोवस्की, इरावती कर्वे, वेस्टरमार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेलिनोवस्की। देखिए मेलिनोवस्की ने कहा था कि विवाह जो है वो नातेदारी का एक स्रोत है।
क्योंकि विवाह जो होता है वो केवल दो व्यक्तियों के बीच में नहीं होता है बल्कि दो परिवारों में होता है। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो नातेदारी होती है, रिश्तेदारी होती है, वो बढ़ती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि विवाह जो होता है वो नातेदारी का स्रोत है। जब दो परिवारों में विवाह होता है, दो व्यक्तियों में होता है, दो परिवार आपस में जुड़ते हैं तो उनमें नातेदारी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो विस्तृत होता जाता है। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि विवाह नातेदारी का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? सहयोग, आधुनिकीकरण, प्रतियोगिता, सात्मीकरण। वियोगात्मक मतलब जो सहयोगी प्रक्रिया नहीं है बल्कि अलग कर देती है, जो प्रतिकूल प्रक्रिया होती है। सहयोग, आधुनिकीकरण, प्रतियोगिता, सात्मीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिकीकरण। देखिए, सहयोग, प्रतियोगिता, सात्मीकरण ये सारे के सारे क्या करते हैं, सामाजिक प्रक्रिया को मतलब कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, मतलब पॉजिटिव हैं। लेकिन जो वियोगात्मक है यानी जो प्रतिकूल होता है वो क्या होता है, सामाजिक प्रक्रिया को मतलब अलग कर देता है। आधुनिकीकरण क्या है, वही एक तरह का आधुनिकीकरण में क्या होता है, लोग ज़्यादा मिल करके नहीं, मतलब सहयोग की भावना बहुत ही कम पाई जाती है आधुनिकीकरण में। सब सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के बारे में किसने कहा? डेरेनडार्फ, कोजर, कोलिंस, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोजर। देखिए, कोजर जो थे इन्होंने सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के बारे में अपना जो सिद्धांत दिया हुआ था। इन्होंने कहा था जो सामाजिक संघर्ष है ये सिर्फ मतलब समाज को सिर्फ क्या कहते हैं, समाज में सिर्फ संघर्ष पैदा नहीं करता है बल्कि कहीं ना कहीं ये फंक्शन भी करता है। जो संघर्ष होता है ये फंक्शन भी करता है और ये समाज के लिए ज़रूरी है। इन्होंने कहा था कि संघर्ष भी समाज के लिए ज़रूरी है। इसी आधार पे इन्होंने कहा था कि संघर्ष जो है वो फंक्शनल वर्क भी करता है समाज में। और इनकी एक बुक भी थी जिसका नाम था द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आई थी 1956 में। इसी में इन्होंने बताया था कि जो संघर्ष होता है ये कहीं ना कहीं फंक्शन भी करता है, इसीलिए इनको संघर्ष प्रकारवादी बोला जाता है। और इन्होंने कहा था कि जो संघर्ष होता है ये व्यवस्था अनुकूलन को बनाए रखती है, इसलिए समाज में संघर्ष ज़रूरी है। और जबकि जो मार्क्स थे और डेरेनडार्फ थे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की बात करते हैं कि हाँ संघर्ष जो होता है वो व्यवस्था को बनाए रखने में विश्वास मतलब बनाए नहीं रखता है। और जो ये कोजर हैं इन्होंने संघर्ष के बारे में बात की और इन्होंने बताया भी था कि दो तरह के संघर्ष होते हैं, आंतरिक संघर्ष होता है और बाह्य संघर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणा प्रस्तुत की? सोरोकिन, मैकाइवर, पेज, बोगार्डस, लिप्सेट व बेंडिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर एवं पेज। देखिए, मैकाइवर एवं पेज ने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणा प्रस्तुत की थी। इन्होंने बताया था कि जब व्यक्ति या समूह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विरोधी व्यक्ति या समूह के मार्ग में बाधा डालता है और एक दूसरे को चोट पहुंचाता है और यहाँ तक कि मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने की सोचता है, तो ऐसे संघर्ष को क्या होता है, प्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। वर्ग संघर्ष, क्रांति और युद्ध बड़े बड़े सामाजिक जो उद्देश्य पर आधारित होते हैं वो सामूहिक संघर्ष होते हैं। और जब संघर्षशील व्यक्ति या समूह प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष नहीं करते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों के हितों को क्षति पहुँचाना चाहते हैं, तो ऐसे संघर्ष को अप्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। देखिए, मैकाइवर एवं पेज ने प्रतियोगिता को अप्रत्यक्ष संघर्ष का एक रूप माना और जो दूसरे विद्वान थे इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया था। यानी मैकाइवर का कुल मिला के कहने का मतलब है जो प्रत्यक्ष संघर्ष जो आमने सामने का संघर्ष होता है जिसमें मतलब एक दो व्यक्ति एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा मार पीट करते हैं, मुंह तोड़ दें या फिर कुछ भी, तो वो प्रत्यक्ष संघर्ष होता है। बल्कि जो अप्रत्यक्ष संघर्ष होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे को हानि पहुँचाना होता है, मतलब दूसरे को आगे न बढ़ने देना, तो वो भी एक तरह का संघर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेरेनडार्फ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का मुख्य स्रोत क्या है? वर्गगत स्वार्थ, जातिगत स्वार्थ, सत्ता संबंध, आर्थिक कार्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्ता संबंध। देखिए, डेरेनडार्फ जो थे ये भी संघर्ष से संबंधित हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल और केवल मार्क्स की तरह वर्ग संघर्ष को नहीं माना, इन्होंने सत्ता को भी माना कि जो सत्ता होती है उसकी वजह से भी वर्ग संघर्ष होता है। सत्ता का जो असमान वितरण होता है, मतलब किसी के पास सत्ता है किसी के पास नहीं है, तो उसकी वजह से भी समाज में दो संघर्ष उत्पन्न होते हैं। और डेरेनडार्फ की जो पुस्तक थी वो थी क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसी में इन्होंने अपना संघर्ष का सिद्धांत दिया हुआ था।
और यूरोप और अमेरिका के जो औद्योगिक समाज हैं उसी के संदर्भ में इन्होंने ये अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और इन्होंने कहा था कि जो सत्ता का असमान वितरण होता है वही संघर्ष की प्रक्रिया का मुख्य कारण है। और सत्ता की संरचना में परिवर्तन उन लोगों को हटाने से होता है जो शासन की स्थिति में या शासन के केंद्र में होते हैं। यानी सत्ता की संरचना में परिवर्तन कब होता है? तभी होता है जब जो लोग शासन में हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। शासन के केंद्र में जब परिवर्तन होता है तो तभी परिवर्तन होता है और संघर्ष उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने चरम रूप में परिणित होने पर प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम हो सकता है? अराजकता, विघटन, तानाशाही, संघर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघर्ष। देखिए, अपने चरम रूप में परिणित होने पर प्रतिस्पर्धा जो होती है वो आंशिक रूप से सही है। प्रतिस्पर्धा जो है वो एक तरह से सहयोगी प्रक्रिया ही है। यानी प्रतिस्पर्धा जब दो लोगों में या किसी में होता है तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब ये प्रतिस्पर्धा बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप में हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। यानी जब जो प्रतिस्पर्धा होती है इसका एक नियम होता है, एक कानून होता है, ये नियमों पे आधारित होती है। लेकिन जब उन नियमों को कोई पालन नहीं करता है और मनमाने ढंग से हर चीज़ होने लगती है तो कहीं ना कहीं वो जो प्रतिस्पर्धा होती है वो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है। सभी लोग गए हुए हैं कंपटीशन में, एग्ज़ाम देने बैठे हैं। वहाँ पे कुछ नियम है, कुछ कानून बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग सबको एग्ज़ाम देना है। लेकिन वहाँ पे जैसे अभी मान लीजिए पेपर आउट हो जाए या फिर कोई किसी को नकल करते हुए पकड़ ले तो सभी हंगामा करने लगते हैं। तो ये क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और सभी लोग क्या करते हैं, संघर्षशील एक समूह में एकत्रित हो जाते हैं। सभी लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे जो व्यवस्था होती है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तावित किया? आर.के. मर्टन, जी.एच. मीड, एम.आर. दुर्खिम, सी.एच. कूले। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी सी.एच. कूले ने। कूले ने बताया था कि जो प्राथमिक समूह होते हैं वो कौन होता है? परिवार होता है, पड़ोस होता है, मित्र मंडली होती है, ये सारे क्या है? हमारे प्राथमिक समूह हैं। और इन्होंने द्वितीयक समूह की बात की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है? खोज, अंतःक्रिया, सामान्य लक्ष्य, डी आंसर जो है वो ऑप्शन गलत है। खोज, अंतःक्रिया और सामान्य लक्ष्य। तो इसमें से सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खोज। क्योंकि जो सामाजिक समूह का निर्माण है इसमें जो आवश्यक तत्व है इसमें खोज जैसा कोई भी ऐसा तत्व नहीं है कि जिसके बिना समूह का निर्माण नहीं होगा। बाकी किसी भी समूह का निर्माण होता है जब कोई सामान्य लक्ष्य होता है, उनके बीच इंटरेक्शन होता है, लोग संगठित होकर तभी समूह का निर्माण करते हैं। यानी कोई ना कोई हित छिपा होता है तभी समूह का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच किसने अंतर स्थापित किया? आर ब्राउन, आर.के. मर्टन, जे फ्रेजर, आर एरोन। सकारात्मक नकारात्मक संदर्भ समूहों की बात किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर.के. मर्टन। आर.के. मर्टन ने सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों के मध्य अंतर स्थापित किया था। इन्होंने बताया था कि जो मतलब किसी व्यक्ति का जो सकारात्मक संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसके प्रचलित नियम, कानून, मूल्य आदि को वह सही मानता है। यानी सकारात्मक जो संदर्भ समूह होता है, यानी कोई व्यक्ति है उसका जो भी मतलब जिससे भी हम प्रभावित होते हैं वो कहीं ना कहीं हम उसके अंदर कोई ना पॉजिटिव देखते हैं उसको, तभी हम उससे क्या कहते हैं, उसको अपना संदर्भ मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं और उसकी तरह बनने का सोचते हैं। जबकि जो नकारात्मक संदर्भ समूह होता है वो कौन सा होता है, मतलब कोई व्यक्ति है उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, लेकिन उसका जो एक्शन है उसको हम क्या करते हैं, निगेटिव दृष्टि से देखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक संदर्भ समूह। यानी कुल मिला के जो सकारात्मक संदर्भ समूह होता है उसके अकॉर्डिंग हम बनना चाहते हैं, वो जिस तरीके से उसके मूल्य हैं, उसका नैतिकता है, उसी तरीके से हम भी अपने आप को ढालना चाहते हैं। और जो नकारात्मक संदर्भ समूह होता है उसका जो नियम, कानून, मूल्य है वो हम क्या करते हैं, उसको हम नहीं मानते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं और अपने मूल्यों के विपरीत मतलब उसके मूल्यों को अस्वीकार करके अपने मूल्यों को मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सापेक्षिक अभाव बोध की अवधारणा को किसने विकसित किया? कूले, गिलिन एवं गिलिन, आर.के. मर्टन, टालकट, पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर.के. मर्टन। सापेक्षिक अभाव बोध का मतलब होता है सापेक्षिक वंचना, यानी जो हमारा
सापेक्षिक वंचना जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव डिप्राइवेशन, ये क्या होता है हमारा सापेक्षिक अभाव बोध होता है। सापेक्षिक अभाव बोध का मतलब क्या होता है, जब दूसरों के जब किसी व्यक्ति को हम देखते हैं और उसके पास जो चीज़ें हैं उसके उस चीज़ों का हम अपने पास अभाव महसूस करते हैं। यानी किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, उसको हम देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं वो सापेक्षिक अभाव है। यानी हम उस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं कि काश मेरे पास भी होता। तो इसी को बोलते हैं सापेक्षिक वंचना या फिर सापेक्षिक अभाव बोध। तो मर्टन ने बताया था, इन्होंने बताया था कि जो अमेरिकन सोल्जर होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे जो जूनियर सोल्जर होते हैं उनके जो सीनियर होते हैं वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, उनको मतलब उनको अलाउ रहता है कि वो अपने फैमिली को लेके रह सकते हैं। तो जो जूनियर होते हैं, जो सिपाही लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि ये लोग तो आराम से हैं, अपने फैमिली के पास हैं, उनके साथ हैं, लेकिन हम लोग अपनी फैमिली से इतना दूर हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक वंचना महसूस करते हैं, अभाव महसूस करते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। तो इसी का उदाहरण उन्होंने दिया था। द अमेरिकन सोल्जर ये किसकी पुस्तक थी, स्टाउफर की थी। और इसी से प्रभावित होकर के जो आर.के. मार्टन है, इन्होंने अपना सापेक्षिक वंचना की अवधारणा को दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था में जिसमें हम नृत्य करते हैं को कहा जाता है समाज, समुदाय, समिति, संस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नृत्य करते हैं, यानी सामाजिक संबंधों की वह व्यवस्था जिसमें हम रहते हैं। तो सामाजिक संबंध किस में पाया जाता है, समुदाय में ही पाया जाता है, जिसमें हम की भावना होती है, एक कम्युनिटी होता है, उसी में तो सामाजिक संबंध होते हैं, उसी में हम की भावना होती है। लोग मतलब उनका सामान्य एक उद्देश्य होता है, एक उनका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, वहीं पे समुदाय की जो समुदाय का जन्म वहीं पे तो होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा ग्रामीण समुदाय एक लघु गणराज्य है? जे.एच. हटन, रॉबर्ट रेडफील्ड, श्रीनिवास, आर देसाई। सॉरी, इसका होगा किसने कहा ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है, गणराज्य नहीं होगा, वो तो चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था, लघु समुदाय होगा। जे.एच. हटन, रॉबर्ट रेडफील्ड, श्रीनिवास, आर देसाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को एक लघु समुदाय कहा था और इन्होंने द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक में अपना ये अध्ययन किया था। इन्होंने कहा था कि जो ग्रामीण समुदाय होता है वो मतलब आत्मनिर्भर होता है और इनका एक निश्चित क्षेत्र होता है, जबकि जो चार्ल्स मेटकॉफ थे इन्होंने कहा था कि ग्रामीण समुदाय एक लघु गणराज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता एवं प्रदूषण पर आधारित है? योगेंद्र सिंह, ए.आर. देसाई, लुई डूमा, एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुई डूमा। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई होगी तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आई। और आप वीडियो को अगर पसंद किया है आपने तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम डेली ऐसे ही 30 क्वेश्चन, 35 या फिर 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट अपना शुरू करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो चैनल के साथ बने रहिए और आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।